विनय सर, आपसे निवेदन है कि आप इस सेशन को शुरुआत कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि अभी सुहास सर ने बताया कि आज हम कैंसर के रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं। एक्चुअली कैंसर होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके रीजंस या फिर कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से होता है, और ट्रेडिशनल या फिर एलोपैथिक मेडिकेशन में ऐसे कौन से मेडिकेशंस हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर होती हैं, और अपना हिबारिस मोर पावर उसके अंदर किस तरीके से काम करता है। थैंक यू लक्ष्मण सर। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर मीटिंग। तो एक बार जस्ट मुझे बता देना कि अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। जस्ट मोमेंट। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, यस सर, आपका स्क्रीन ओके, शॉट। यस, राइट। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा सबसे पसंदीदा जो लेक्चर होता था मेरे कॉलेज में, जो मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को पढ़ाता था, दैट इज कैंसर। तो आज हम बात करेंगे हिबारिस मोर पावर, जो समर्थ प्रो के माध्यम से आपके पास आया है, वो कैंसर के ऊपर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैंसर एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर कभी भी कोई भी सेल की ग्रोथ अगर अनकंट्रोल्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई रेगुलेशन, किसी तरीके की कोई मॉनिटरिंग अगर नहीं होती है, तो उसे हम कैंसर, रफ लैंग्वेज में कैंसर कहते हैं। उसके पहले एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, एक सेल के दो सेल होती है, दो के चार। तो अगर एक सेल के 10-12 सेल हो जाए तो वो एक जगह पे ही हमें देखने मिलती है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। एक गांठ जैसी होती है, उस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर अगर वो फैलता जाए तो उसे हम कहते हैं कैंसर। तो एग्जिस्टिंग फिनोमिनन में दो अलग अलग तरीके के कैंसर हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहले उसके फीचर बात करते हैं हम, जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का अर्थ ऐसा होता है कि कोई भी सेल रेप्लिकेट करती है, अपने तरीके के दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेशन या फिर सेल ग्रोथ। उसके अंदर अगर एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, उसके ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल ना रहे, तो कैंसर होने की शक्यता, या फिर उसे ही हम कैंसर कहते हैं। दूसरा, डिफेक्ट इन नॉर्मल रेजिस्टेंस। ये एक सेकंड। सो डिफेक्ट इन नॉर्मल रिस्ट्रेंट्स टू कीप सेल फ्रॉम द स्प्रेडिंग, इसे हम सिंपली मेटास्टेटिस कहते हैं। मेटास्टेटिस का मानना ऐसा होता है कि कैंसर अगर एक जगह पे ट्यूमर है, या फिर कैंसर हमें समझ में आया कि इस ऑर्गन के अंदर कैंसर है, और वो कुछ दिनों के बाद अगर दूसरे सेल्स के अंदर या फिर दूसरे ऑर्गन के अंदर अगर चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं मेटास्टेटिस। एक जगह से दूसरे जगह पे स्प्रेड होना, जाना, उसकी पोजीशन चेंज होती रहना, उसे हम कहते हैं मेटास्टेटिस। तो कैंसर के ये दो प्रमुख जो फीचर है जिसके ऊपर हमने अभी बात की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सेल्स हमारे बॉडी की होती हैं, जो इस तरीके की उसकी साइज या फिर उसका शेप इस तरीके का होता है। इनमें से अलग अलग सेल्स है, बोन की सेल्स, स्किन की सेल्स, एपिडेमिक सेल्स। तो एक नॉर्मली एक रफ डेटा यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के जो शेप या फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरीके के हमें देखने मिलती हैं। ये नॉर्मल सेल्स। अगर हम कैंसर को इसके अकॉर्डिंग अगर तुलना करना चाहें, तो कैंसर सेल्स इस तरीके के हमें देखने मिलती हैं। कंटिन्यूस ग्रो एंड डिवाइड, हमेशा ही ग्रोथ होते रहना। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट सेल्स यहाँ पे आपको देखने मिल रही हैं, अगर ग्रुप भी है तो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ओवरलैप नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सेल्स जमते जाती हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। वेरिएशन साइज एंड शेप, तो उनके शेप में और साइज में हमें वेरिएशन, कुछ बदलाव देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा है यहाँ पे सेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख पाओ तो ये जो अंदर का छोटा सा हिस्सा है उसे न्यूक्लियस कहते हैं हम, और उससे बड़ा होता है सेल की साइज। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की साइज ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, जो प्रमुख कारण है कैंसर कॉजिंग के लिए, वो एक
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक फिनोमिनन हम बता पाएंगे। आने वाले स्लाइड्स के अंदर होपफुली हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा जीन है जो कैंसर के रिगार्डिंग काम करता है। तो एक ऐसा जीन जो जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के अमाउंट ज्यादा बनती रहे, तो वो भी एक तरीके का कार्सिनोजन या फिर एक तरीके का कैंसर हम जिसे हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि क्लस्टर विदाउट बाउंड्री, जिसके लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है, वो अनबाउंड्री किसी भी अलग अलग शेप के अंदर वो बढ़ता रहता है, तो जिसे हम कैंसर सेल्स कहते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 5% से भी ज्यादा बच्चे, चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जिनकी उम्र महज 15 साल से कम हो, उनके अंदर कैंसर होने की शक्यता या फिर कैंसर डिटेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 5% से भी ज्यादा परसेंट बच्चों के अंदर, इंडिया की अगर हम बात करें। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप देख पाओगे। ग्लोबली बात करें, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 82% बच्चों के, 82% बच्चों के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। 35 से 40% ऐसे कैंसर जो सर्वाइकल या फिर सर्वाइवल रेट इनके अंदर लो होता है, फिर डेथ रेट उनके अंदर ज्यादा देखने मिलती हैं। तो बच्चों के अंदर जिनकी उम्र में 15 साल से कम है, उनके अंदर कैंसर या फिर उसके सिम्टम्स देखना बहुत कॉमन हुआ है ग्लोबली अगर हम बात करें। मेल और फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल्स के अंदर कैंसर का जो प्रेजेंस है वो मेल्स से भी ज्यादा देखने मिलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो एक अच्छे खासे न्यूज के अंदर दिखाई गई थी। तो यहाँ पे 2016, 2018, 2020 से 25 के बारे में, यहाँ अगर हम यहाँ तक की बात करें तो आज के दौर की हम बात कर रहे हैं, ये रेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये डिनोट करती है फीमेल्स को, ये जो ब्लू लाइन है ये डिनोट करती है मेल्स को। तो प्रोजेक्टेड अगर हम देखें 2016 से कैंसर का जो रेशो है वो बढ़ते जा रहा है, और आने वाले कुछ एराज में ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि 2025 तक कैंसर का जो रेशो है बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। इसके लिए बहुत सारे कॉजेस या फिर रीजंस है कैंसर बढ़ने के लिए। कैंसर इज नॉट अ सिंगल डिसीज। कैंसर एक अकेला, जैसा हम बताते हैं कि डायबिटीज अकेला नहीं है, डायबिटीज अगर हो जाए तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हमें शुरू होती है, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम हमें शुरू होती है, ब्लड इम्प्यूरिफिकेशन होना शुरू होता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है। डायबिटीज भी एक सिंगल नहीं है। इसी तरीके से कैंसर इज ऑल्सो नॉट एनी काइंड ऑफ सिंगल डिसीज। तो वो अपने साथ बहुत अलग अलग फीचर्स लेके आता है, आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम उसे भी देखने वाले हैं। तो कैंसर अभी हम देखते हैं कि उसका इंसिडेंस क्या होता है। इंसिडेंस का मानना कौन से कैंसर का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे प्रिडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, जिसका रेशो एंटायर सभी तरीके के कैंसर की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर इंसिडेंस में आता है ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद आता है प्रोस्टेट कैंसर, जो हमारे किडनी और सेक्सुअल ऑर्गन के बिटवीन की जो जगह होती है जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, उसका कैंसर मेल्स के अंदर उसके सिम्टम्स में बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। उसके बाद आते हैं लंग कैंसर, नेक्स्ट आते हैं कोलन कैंसर। तो ये जो 4 कैंसर हैं, ये कैंसर्स प्रीडोमिनेंटली रेशो शो करते हैं कि हमारे ग्लोबलाइजेशन में या फिर हमारे पॉपुलेशन के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने मिलता है। और इसके बाद जितने भी कैंसर आपको पता है, सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेन के लिए हो, ल्यूकेमिया यानी ब्लड के लिए हो, सार्कोमा हो यानी स्किन रिलेटेड हो, या फिर अर्थराइटिकल हो जिसे भी हम सार्कोमा कहते हैं, तो जितने भी तरीके के ओवेरियन कैंसर हो, जितने भी तरीके के कैंसर आपको पता है, वो सब ये 4 कैंसर के बाद में लिस्ट होते हैं। इसका मतलब जो कॉमन कैंसर कॉजिंग है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में लोगों के अंदर कॉमनली देखने मिलती हैं, तो वो ये 4 तरीके के हैं, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक है ब्रेस्ट कैंसर की। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। अगर फीमेल्स आज के मीटिंग को कोई अटेंड कर रही हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, और सभी लीडर से मैं को विनती करूंगा कि अ, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं उस टाइम पे ये चीज जरूर बताइएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो जाए, यहाँ पे हमने बताया कि मोनोपॉज जो नेचुरली तरीके से होता है ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स के इन बिटवीन की रेंज के अंदर, फीमेल्स के अंदर उनके जो पीरियड्स हैं वो नेचुरली बंद होती हैं, उनके ओवरीज अरेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद उन्हें ओवरीज बाहर नहीं आती, तो पीरियड्स भी उनके
बंद हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनोपॉज। मोनोपॉज एक ऐसा सिम्टम देखा गया है कि जिसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर इरेगुलेशन होता है, और उसी वजह से इट मे पॉसिबल कि ये दो तरह के कैंसर फीमेल्स के अंदर हमें देखने मिलती है। हम अपना प्रोडक्ट फीमेल्स को बहुत कम मात्रा में देने का जो रीजन है, वो रीजन हम हमेशा बताते हैं कि राव साहेब शिंदे प्लीज डोंट यूटिलाइज द स्क्रीन, थैंक यू। तो ये जो रीजन है, हम जब बताते हैं कि फीमेल्स ने अपना कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम यूज करना चाहिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो दो हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर होती है, जो एंटायर बॉडी को गवर्न करने की कैपेसिटी रखती है, उसके अंदर भी सबसे प्रिडोमिनेंटली वर्क करता है ईस्ट्रोजन, जो फीमेल्स के रिप्रोडक्शन सिस्टम और उनके एंटायर बॉडी को, जो फीमेल बॉडी है, उन एंटायर फीमेल बॉडी को रेगुलेट करने के लिए ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है। और उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन है, वो लैक्टेशन या फिर मिल्चिंग पर्पस के लिए, जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन अहम भूमिका उसका रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना प्रोडक्ट अगर किसी फीमेल्स ने ज्यादा लिया, जिनकी उम्र 40 से कम है, उनके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस अगर हो जाएगा तो पीरियड्स मिस हो सकते हैं, बॉडी के अंदर का हीट ज्यादा बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये बहुत हीट सेंसिटिव होती है। अगर बॉडी की हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उनका डीनेचर होने की संभावनाएं होती है। इसी वजह से, और एक बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन बैलेंस के अंदर अगर नहीं रहे, तो किसी भी तरीके के मेडिकेशन से उसे हम रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल भरा काम होता है। तो आइए बात करते हैं उसके बाद, जो डेथ रेट है, कैंसर की वजह से जो डेथ होते रहती हैं, वो डेथ रेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले पायदान पे हमें देखने मिलता है लंग कैंसर, जो मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों में भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनके अंदर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन फ्लो और हीमोग्लोबिन का भी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा प्लस माइनस देखने मिलता है, अगर हम नॉर्मल पीपल के साथ उनका कंपैरिजन अगर करें। तो डेथ परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले लंग कैंसर, उसके बाद आता है कोलन कैंसर, तीसरे नंबर पे आता है ब्रेस्ट, चौथे नंबर पे आता है प्रोस्टेट कैंसर, और उसके बाद जितने भी कैंसर आपको पता है वो सब एनलिस्टेड हो जाते हैं इन चार कैंसर्स के बाद। तो जो भी पर्सन जिनके अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर आप 10 मिनट वॉक, 10 मिनट रनिंग कर रहे हैं, और रनिंग के बाद अगर बहुत ज्यादा सांस आपकी फूलने लगती है, इसका मतलब आपके लंग्स थोड़े से वीक होने लगे हैं, और इट विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द प्रमोशन ऑफ कैंसर इन योर बॉडी इन कमिंग डेज। सो ये संभावनाएं हो सकती हैं कि आने वाली ड्यूरेशन के अंदर आपके बॉडी के अंदर कैंसर हो जाए, वो भी लंग्स रिलेटेड। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं, ये जो दो कैंसर हैं, ये मेनली होते हैं म्यूटेशन या फिर म्यूटेशन। म्यूटेशन का मानना ऐसा होता है कि कोई भी एक चीज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक अच्छी तरीके से हमें देखने मिलती है, उसके अंदर अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, तो जो हम सिंपली लैंग्वेज में म्यूटेशन करते हैं। मान के चलिए 1 2 3 4 ये 10 नंबर हमने सीरियली लिखे हैं, और 5 या 6 नंबर को हमने निकाल के ऊपर रखा, और ऊपर के 2 नंबर नीचे लगा दिया, तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसे बात करने का तरीका भी चेंज हो गया, उसके ऑर्डर भी चेंज हो गई, तो इसे हम सिंपली साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूटेशन कहेंगे। आपको समझने के हिसाब से मैं ये चीज बता रहा हूँ। तो म्यूटेशन और म्यूटेजन, म्यूटेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटेजन, या फिर कार्सिनोजन भी उसे कहते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो ये जो म्यूटेशन है, प्रिडोमिनेंटली जो रेज हैं, जिसके अंदर हम अभी अपने एटमॉस्फेयर में जो भी रेज हमें देखने मिलती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है गामा रेज, लैम्डा रेज, यूवी लाइट, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती हैं ये म्यूटेशन के लिए। वो तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए। केमिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जिनकी वजह से ये म्यूटेशंस होती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या फिर टोबैको रिलेटेड कोई भी चीज अगर यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज predominantly one of the contributing chemical factor for the increase of mutation in your body। ठीक है, तो उसके बाद अल्कोहलिज्म है, मोटापा भी अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, 25 to 40 25-30 केजीज अगर आप ओवरवेट है, तो भी आपको ये कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। जो लाइफस्टाइल आपकी आज की है, उस लाइफस्टाइल को भी अगर हम इसी तरीके से मेंटेन करते जाएं, तो भी आने वाली ड्यूरेशन में हमें कैंसर होने की शक्यता हो सकती है।
तो यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस इज द ब्रेस्ट कैंसर, दिस इज कोलन कैंसर, दिस इज अ लंग कैंसर एंड दिस इज अ प्रोस्टेट कैंसर। आप देख पाओगे यहाँ पे। सो किडनी एंड सेक्सुअल ऑर्गन के इन बिटवीन जो एरिया होता है उसके अंदर हमें प्रोस्टेट ग्लैंड देखने मिलती हैं, और इस ग्लैंड के अंदर अगर ये व्हाइट जो दिखाया गया है यहाँ पे, दिस इज अ, एक सेकंड, दूसरा erase करता हूं। तो ये जो एरिया यहाँ पे बताया गया है दैट इज अ कैंसरस थिंग, तो जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हम बता रहे थे कि ये 4 कैंसर छोड़ के कितने कैंसर हो सकते हैं, तो इतने सारे कैंसर हो सकते हैं। आपके आंखों से लेके आपके पैरों तक जितने भी ऑर्गन्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं उन सभी के लिए किसी न किसी अलग अलग तरीके के कैंसर हमें देखने मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर, 100 से भी ज्यादा कैंसर हमें देखने मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअली कैंसर का मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे हमने बताया है नियोप्लाजी, नियोप्लाजिया, इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म करेंगे, इसे हम कहेंगे नियोप्लाज्म। इसे ये जो आय है इसे हम कहेंगे नियोप्लाज्म। इसे यम करते हैं हम, समझने के लिए आसानी हो जाएगी। नियोप्लाज्म का मानना ऐसा होता है कि नियो मतलब न्यू, प्लाज्म मतलब सेल, नए सेल का निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, उसे हम कहते हैं नियोप्लाज्म। तो कैंसर जब भी होता है, जब भी डिटेक्ट होता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये नियोप्लाज्म का जो रेट है वो इतना ट्रिमेंडसली बढ़ता है, इतना हायर रेट में कन्वर्ट होता है कि आप तो जैसा हम बता रहे थे कि कैंसर 2 अलग अलग तरीके के हैं। ये तो टाइप्स हो गए, ये तो उसके प्रकार जो हमने अभी डिस्कस किए वो तो उसके प्रकार हो गए। और सिंपली कैंसर जिसे हम कहेंगे कैंसर, तो वो कैंसर है यहाँ पे जो हमने लिखा है मैलिग्नेंट कैंसर। तो उसके भी 2 प्रकार देखने मिलते हैं कैंसर के। तो सबसे पहले है ये बेनिंग ट्यूमर या फिर बेनिंग कैंसर कहेंगे, जिसे हम कहेंगे मोल या फिर मस, तिल जो बताते हैं ना हम, हमारे पूरे इंटर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं तो तिल होते हैं, उसे हम एक तरीके का कैंसर ही कहते हैं, जिसे हम बेनिंग कैंसर कहते हैं कि वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता। उसकी जो जहाँ पर आपका तिल है आपके बॉडी के ऊपर, वो उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं कर पाता। और वो जो मसा हो या भी जो तिल है, जो मोल है, उसे भी हम कैंसर का ही एक फैक्टर, कैंसर का ही एक टाइप बताते हैं, जिसे हम कहते हैं बेनिंग ट्यूमर। ये कभी भी ज्यादा सीवियर नहीं होता। अगर वाइटल ऑर्गन के अंदर अगर वो पाया जाए तो वो तब ओनली एट द टाइम इट विल बिहेव एज अ सेवियर थिंग। अगर ब्रेन के अंदर अगर वो ट्यूमर हो जाएगा तो उसे हम सेवियर ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर जो एक पोजीशन पे रहता है, वो मुझकी पोजीशन वो चेंज नहीं कर पाता, दैट इज वन काइंड ऑफ बेनिंग ट्यूमर। अगर वाइटल ऑर्गन को छोड़ते हुए वो आपके एंटायर बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर पाया जाता हो तो वो बिल्कुल भी सेवियर नहीं है, जिसके कोई भी दुष्परिणाम हमें देखने नहीं मिलते। यहाँ पे हमने स्टे इन द प्राइवेट लोकेशन, जहाँ पे उनका है पोजीशन वो उसी पोजीशन पे मेंटेन रहती है। तो हम कैंसर के रिगार्डिंग आगे जो भी बात करने वाले हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये मैलिग्नेंट कैंसर के ऊपर हम बात करेंगे। और कैंसर का जो 99.99% जो दुष्परिणाम है, जो सेवियरिटी हमें देखने मिलती है, वो मैलिग्नेंट कैंसर की होती है। तो मैलिग्नेंट कैंसर को हमने यहाँ ऊपर दिया, कैंसर इज अ डिसीज विच आपके बॉडी के अंदर अनकंट्रोल ग्रो होता है और वो साथ ही साथ स्प्रेड भी होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैंसर कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर इन बॉडी। आपके बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ होना और एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाना या फिर स्प्रेड हो जाना। माइग्रेट भी होने की संभावना इसके अंदर होती है। मान के चलिए मेरे हाथ में अगर हुआ है तो हाथ से लेके फिर वो मेरे शोल्डर तक हुआ है। अभी यहाँ पे नहीं है, उसके सिम्टम्स बहुत कम देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे सिम्टम्स अगर मिल रहे थे हम कहते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई। मान के चलिए यहाँ पे हुआ है और वो होते होते मेरे एंटायर हाथ पे है, तो उसे हम कहते हैं स्प्रेड। तो वो फैलता भी है या फिर अपनी पोजीशन चेंज भी करता है। उसे डिफरेंशिएट करना, उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है और कोलन कैंसर ऐसा कैंसर है कि जिसे हम प्राइमरी स्टेज के अंदर उसे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। मगर मैलिग्नेंट कैंसर जो है उसे डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आइए अभी देखते हैं कि मैलिग्नेंट कैंसर हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। सबसे पहले इन्वेड्स द टिश्यू। कैंसर एक जगह पे जब बढ़ता है तो उसके नियर विसिनिटी में जो अच्छी सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के अंदर ये इन्वेड करता है। इन्वेड करना मतलब
बिना इजाजत, बिना कुछ रिस्पेक्ट के सीधा अंदर घुस जाना। तो कैंसर की जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, जो सबसे डेंजरस फीचर है, वो यही फीचर है कि वो उसके आजू बाजू में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स के अंदर इन्वेड करना, इन्वेजिनेस उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा उसका रेट हाई होता है। उसके बाद मेटास्टेटिस, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अपने बॉडी के अंदर उसका स्प्रेड बढ़ता है, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक उसके फैलना, जो हम कहते हैं मेटास्टेटिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब जैसा हम बताते हैं कि बेनिंग ट्यूमर जिस पोजीशन पे है, जहां पे वो बना है, वो उसी पोजीशन पे रहता है ना, और जो मैलिग्नेंट है जहां पे वो बना है, जिस जगह पे बना है उस जगह को वो खोखला कर देता है, 100% वहां का न्यूट्रिशन अपटेक कर लेता है, वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं रखता कि वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे, वहाँ पे कोई सेल नहीं बढ़ पाती। तो वो सेल जो मैलिग्नेंट कैंसर बनी हुई सेल है, मैलिग्नेंट ट्यूमर वाला जो सेल है, वो सेल जिस पोजीशन पे होता है वहाँ की एंटायर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इतना खराब कर देता है, इतना खोखला कर देता है कि वहाँ का जो पार्ट है वो 100% डैमेज हो जाता है, जो किसी भी तरीके के फंक्शनल में काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट। बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट इसका बनता है। जैसे हम बताते हैं कि सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें, सेल साइकिल की बात करें, तो ऑलमोस्ट 16 से लेके 32 या फिर 30 घंटे का सेल साइकिल होता है। उसके बाद ही एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है। और इसी वजह से जब बच्चे जब पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। क्यों? तो उसके जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 16 से लेकर 30 घंटे तक का होता है। मगर कैंसर की अगर बात करें तो आज कैंसर अगर डिटेक्ट हुआ तो 8 दिन के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, इतना ज्यादा बढ़ता है, इतना ट्रिमेंडस बढ़ता है कि तो उसके लिए किसी भी तरीके का टाइम ड्यूरेशन लिमिट नहीं है। वो उसके आजू बाजू के एरिया का न्यूट्रिशन अपटेक करता है और खुद को बढ़ाता है, अपटेक करता है, खुद को बढ़ाता है। और सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अनकंट्रोल्ड उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, अनकंट्रोल्डली बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका फीचर है वो है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जैसा इसके पहले के स्लाइड के अंदर हमने देखा था, नॉर्मल से जब हम बता रहे थे, तो जो सबसे लास्ट वाला जो एरिया था वहां पे सभी सेल एक दूसरे के साथ चिपकी हुई थी। करेक्ट। अगर पॉसिबल हो तो मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ उसे। यस। तो यहाँ पे देखिए, ये भी सेल एक दूसरे के साथ चिपकी है, ये भी सेल चिपकी हुए हैं, ये भी है, ये तो सिंगल सिंगल है। और यहाँ पे भी आप अगर देखो तो हर सेल एक दूसरे के सेल के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है इसका इतना ज्यादा हाई है कि लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, इसे किसी और सेल्स के साथ मिक्स होकर बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अगर एक सेल है तो वो एक ही सेल मल्टीपल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज अ डिस्ट्रॉइंग थिंग ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। तीसरा है एस्केप एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के ऊपर हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर बहुत ज्यादा और डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं। वो एस्केप कर देता है एपोप्टोसिस, जो हमारी प्रकृति ने हमारे बॉडी को दिया है एपोप्टोसिस मैकेनिज्म। कोई भी चीज अगर खराब हो जाए तो उसे तोड़ देना चाहिए, उसे खराब करके उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वो हमारे नेचुरल एबिलिटी है हमारी बॉडी की। तो उस एबिलिटी को कैंसर सेल्स एस्केप कर देती है, उसे इग्नोर करती है, उसे छोड़ देती है, और हमारी इम्यूनिटी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके बाद है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता है। यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी मसल या फिर मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिकल सिम्टम्स आपको देखने मतलब आपकी मांसपेशियां अगर बहुत ज्यादा दर्द करने लगती हैं, तो आपके बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या फिर बढ़ रहा है। लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके मसल्स के अंदर सैचुरेट होने लगा, जमा होने लगा, तब ही आपके मसल्स वीक होने लगती हैं, तभी आपकी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो जो बताते हैं हम कि वो नजदीक आना और बाहर दूर जाना, ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस धीरे धीरे कम होने लगती है और वो आकुटने लगते हैं, वो एक ही जगह पे जमा होने लगती है। कैंसर सेल्स के अंदर भी इसी तरीके का कंडीशन होती है, जो लैक्टिक एसिडोसिस या फिर एसिडिक कंडीशन आपकी बॉडी की बढ़ाती है। और जब भी कैंसर सेल्स को एसिडिक एनवायरनमेंट मिले तो उनके लिए वो 56 भोग वाला सीन होता है। ठीक है। इतनी ज्यादा तरीके से बढ़ देंगे, इतने ज्यादा तरीके से ऐश करते हुए बढ़ते हैं कि इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। और इसी वजह से अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट बेहतरीन काम करते हैं कैंसर के ऊपर, बिकॉज वी आर हैविंग अ पीएच बैलेंस्ड कंटेंट इन आवर बॉडी। आपके बॉडी को अपना प्रोडक्ट 100% पीएच बैलेंस्ड करता ही है, आपकी एसिडिक कंडीशन को कम करता है। जैसे ही एसिडिक कंडीशन कम हो जाती है
किसी भी तरीके का कैंसर सेल्स आपके बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आने वाले कंडीशंस में हम देखेंगे। उसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो कल के लेक्चर में भी, कल के सेशन में भी हमने ये चीज बताई थी। ग्लाइकोलाइसिस एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं, उससे एनर्जी बनती है। तो वो जो एनर्जी बनाने का सिस्टम है, जो रिएक्शन है, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्लाइकोलाइसिस का भी प्रोडक्शन कैंसर की वजह से बढ़ता है। इतना बढ़ता है कि वो एनर्जी, अनकंट्रोल्ड एनर्जी मिलती है कैंसर को, और अनकंट्रोल्डली वो बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 8 साइंस हैं, हाउ कैन वी डिटेक्ट द अर्ली कैंसर ऑन अर्ली स्टेजेस। तो सबसे पहले, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सिर्फ कैंसर के लिए है, ये कॉमन कंटेंट है। अगर आपको इनमें से बहुत चीजें अगर हो रही है, तो आप थोड़ा सा प्रिवेंशन मेजरमेंट के अंदर काम करेंगे। किसी भी तरीके की घबराने की बात नहीं है। आपके पास फीवर इज मोर पावर है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, ये फीमेल्स के लिए है। अगर अनयूजुअल हो रहा है तो इट में पॉसिबल कि ये एक सिम्टम हो सकता है। चेंज इन बॉल एंड ब्लैडर हैबिट्स, मोशंस जब भी आप करते हैं, तब आपके जो यूरेथ्रास होते हैं वहाँ पे अगर उसकी पोजीशन, या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, तो भी एक सिम्टम हो सकता है। हीलिंग कैपेसिटी अगर आपकी काम नहीं कर रही है ठीक से, हीलिंग कैपेसिटी का मतलब हमारा खुद का शरीर हमारी बॉडी को हीलिंग देने की कोशिश करता है। जो जैसे मैं बताता हूँ कि हमेशा रात के 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक का जो ड्यूरेशन होता है, दैट इज प्रिडोमिनेंटली वर्किंग एज अ सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी। जो सुहास सर हमेशा इसके ऊपर बहुत अच्छी बात करते हैं। तो ये हीलिंग कैपेसिटी भी आपकी बॉडी की अगर कम होने लग रही है, इसका मतलब आपको ये चांसेस हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स हमने बताए हैं कि इनमें से अगर सिम्टम्स आप 2 4 5 सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं, तो इट में पॉसिबल कि ये वन काइंड ऑफ कैंसरस सिम्टम्स हम समझ पाएंगे। सबसे प्रिडोमिनेंटली अगर अनकंट्रोल्डली वेट लॉस हो रहा है, लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं, जैसा हम बता रहे हैं यहाँ पे, कैंसर सेल बढ़ रही है, अनकंट्रोल्डली बढ़ रही है। और बढ़ क्यों रही है? कि उसके आजू बाजू के एरिया में जो भी अच्छे सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल हैं, जो हेल्दी सेल हैं, उन हेल्दी सेल्स को ये मार रही है। सबसे पहले जहाँ पे हमने ये बताया कि इन्वेड कर रही है, और इन्वेड करके उनके अंदर का जो भी खाना है वो निकाल कर खा रही है। तो अच्छी सेल्स, हेल्दी सेल्स मर रही हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी का वेट कम होना चाहिए लॉजिकली भी। अगर आपके बॉडी का वेट बहुत ज्यादा कम होने लगा है, कम डेज में ज्यादा कम होने लगा है, तो ये 100% वन ऑफ द सिम्टम हो सकता है, दैट इज फॉर द प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। ये ऐसा मैं दावा नहीं करता कि ये जो सिम्टम्स है ये 100% कैंसर होने की संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है। कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो साइंस एंड सिम्टम्स है, लम्स और ग्रोथ ऑन द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन अगर ज्यादा हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फीवर है, टायर्डनेस, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फैटिक या फिर टायर्डनेस, हमेशा थका हुआ रहना, हमेशा डेजी डेजी लगना, अगर बैठ जाए तो उठने की इच्छा ना होना, ये 15 20 1 महीने अगर रेगुलरली, अगर आपको एक दिन का भी स्किप ना होते हुए अगर ये रेगुलर हो रहा है, तो जरूर आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। नाइट स्वेट्स, ये एक सिम्टम हो सकता है हायर ब्लड प्रेशर का या कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। और तीसरा जो सिम्टम हो सकता है फॉर द कैंसर। तो ये भी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि जो थेरेपीज कैंसर के ऊपर हैं, वो किस किस ड्यूरेशन में, किस किस जनरेशन में काम कर रही हैं। प्री 80s 1890 के अंदर सर्जिकल एक ही मैकेनिज्म था कि वहाँ सर्जरी की जाती थी, जहाँ पे कैंसर हुआ है उसे उस हिस्से को ही कम्प्लीटली निकाला जाता था। उसके बाद आया हार्मोनल थेरेपी, जो सबसे अच्छा काम आज के तरीके में अगर हम बात करें, तो हार्मोनल थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन को अगर ठीक तरीके से रेगुलेट अगर हम कर पाएँ, तो आपके बॉडी के अंदर ये होने के चांसेस, या फिर प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ पाएगी। रेडियोथेरेपी 1900 के तहत आने लगी, जिसके कुछ खास रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि हमें देखने मिलती हैं। सबसे बेस्ट थेरेपी आज के डेट में जो है, दैट इज कीमोथेरेपी, जिसके साइड इफेक्ट 100% बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कीमोथेरेपी शुरू है तो पूरी बॉडी अंदर से आग लगने के बाद जितना जलन होती है, उतना
जलन सहन करना पड़ता है अगर कीमोथेरेपी ले रहे हैं। अपना प्रोडक्ट अगर कैंसर पेशेंट को दे रहे हैं जिनकी कीमोथेरेपी शुरू है, तो 99% उनको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट पता नहीं चलेंगे। उनके बॉडी जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर होना है वो होगा, मगर उसकी सिवियरिटी बहुत कम हो जाएगी, और जो पेन उनको महसूस होता है वो पेन भी बहुत अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद टारगेटेड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है, ये सब टेक्निकल थिंग्स हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। टारगेटेड थेरेपी ऐसी है कि कोई साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेजेस हमारे बॉडी के अंदर है जो सेल साइकिल को भी गवर्न करती हैं, एपोप्टोसिस के अंदर भी काम करती हैं, जिसे हम CDK कहते हैं। तो यहाँ पे एक दिखाया गया है, यहाँ पे काइनेज इनहिबिटर टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन एक तरीके का अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होते हैं या फिर हार्मोन्स होते हैं या फिर एंटीबॉडीज होती हैं या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कैंसर के किसी ना किसी फेज के अंदर प्रिडोमिनेंटली वर्क करती हैं, अगर उसे हम पकड़ लें तो आगे की जो प्रोसेस होने वाली है कैंसर की वो बंद हो जाएगी, वो नहीं जाएगी आगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो जिसे हम कहते हैं टारगेटेड थेरेपी, जो टारगेट हमें पता है उस टारगेट को ही हम हिट करें तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। उसके बाद है इम्यूनोथेरेपी, जो बायो एसिड आजकल के डेट में हमें देखने मिलती हैं। आपकी इम्यूनिटी को ही इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि कैंसर सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स हो या फिर फैगोसाइटोसिस हो, पिनोसाइटोसिस हो या फिर टी सेल हो, फाइटर सेल जिसे हम कहते हैं, इनका बहुत ज्यादा एनहांसमेंट करना ताकि वो कैंसर सेल्स के साथ फाइट करें। अपना प्रोडक्ट इम्यूनोथेरेपी के तहत भी काम करता है। आपकी इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग बनेगी कि नेचुरल किलर सेल्स हो, फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म हो, जो हम आगे देखने वाले हैं फैगोसाइटोसिस। तो इन सभी तरीकों के अंदर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। उसके बाद है जीन थेरेपी। कुछ जीन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जो कैंसर के लिए बहुत ज्यादा कारणीभूत होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो P51 P53 एक ऐसा जीन है जो 53 नाम का जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम इस तरीके से होता है, ऊपर से छोटा और नीचे से बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके का समझ समझ के चलिए, इस तरीके का। तो ये जो निचला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं Q सेक्शन, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं P सेक्शन। तो 53 नंबर के P सेक्शन के अंदर जो 53 नंबर का जो जीन है, उस जीन के अंदर एक जीन के एलील्स होते हैं, दो भाग होते हैं, मिरर इमेज हम कहेंगे, 1 और 1, ये दोनों आमने सामने होते हैं। उसके अंदर का एक जो जीन है वो जीन पहले से ही कैंसर कॉजिंग होता है। ठीक है, अगर इस जीन को भी हिट हो जाएगा, म्यूटेशन अगर इस जीन में हो जाएगा, या तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा या तो गेन ऑफ फंक्शन होगा। अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉस ऑफ फंक्शन अगर हो गया तो पहले से ही एक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अब दूसरा जो अच्छा था, जो काम कर रहा था, वो भी अगर कैंसर के लिए कारणीभूत हो जाएगा तो आपको कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो P53 जीन को रेगुलेट करते हुए भी हम कैंसर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। दैट इज ऑल ऑफ दीज आर क्या एलोपैथिक मेडिकेशन या फिर थेरेपीज हैं। मुझे बताने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो एक कलीग है जो पुणे में NIV में काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, और जिसने कैंसर के ऊपर जो एक नई वैक्सीन बनने जा रही है जिसके क्लिनिकल फेजेस और क्लिनिकल ट्रायल्स उसके रेडी हैं। 4 क्लिनिकल ट्रायल्स फेजेस ली जाती हैं, 3 ट्रायल्स सक्सेसफुली पास ऑन की गई हैं। जो छोटे माउस होते हैं, माइस के अंदर उसे इंजेक्ट करके हम लेबोरेटरीज में चेक करते हैं, क्योंकि चूहों की, माइस की एनाटॉमी और हमारे एनाटॉमी 99.99% सिमिलर है। हमारा दिल जिस तरीके से धड़कता है उनका भी दिल उसी तरीके से धड़कता है। तो एंटायर एनाटॉमी सिमिलर रहने की वजह से सभी एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर किए जाते हैं, और 3 क्लिनिकल फेजेस पास ऑन की चुकी हैं। और उसका जो पैनल है, उस पैनल में वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट मेरा क्लासमेट है, मेरे बैचमेट है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मगर इतना सब अच्छा रहने के बावजूद भी अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो वो इससे कहीं ज्यादा अमाउंट में है, और इसी वजह से कैंसर के ऊपर आज तक किसी भी तरीके के 100% एलोपैथिक मेडिकेशन काम नहीं करते। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाने का प्रयास हमने किया है। सबसे पहले ये बात करते हैं हम, ये ऊपर हमने जो दिखाया है ये क्या काम करता है। ईस्ट्रोजन अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ जाए, ये बढ़ाने के लिए ये सिंबल दिया है अपर एरो। ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन फीमेल के अंदर अगर बढ़ जाए, ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके एंटायर बॉडी को रेगुलेट करने के लिए काम करता है।
अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की समस्या होने लगती है। 100% इसके चांसेस है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ती हैं। तो अगर हिबारिस मोर पावर का कॉन्सेंट्रेशन किसी फीमेल्स ने जो फर्टाइल है, 40 साल की उम्र के कम है, वो अगर ज्यादा लें तो उनके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी वजह से हम हमेशा बताते हैं कि फर्टाइल वुमन जिनका फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ है, जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उन लोगों ने अपना प्रोडक्ट कम मात्रा में लेना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि 50 साल की फीमेल ने अगर अपना प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा खा ले तो उनको दिक्कत आएगी। नो, उनके बॉडी के अंदर हार्मोन रेगुलेशन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता जितने फर्टाइल वुमेन्स में काम करता है। आइए अभी हम देखें, यहाँ पे ये चार्ट बताना रहेगा। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन्स है वो मेल्स रजिस्ट्रेशन के लिए हैं, येलो लाइन फीमेल्स के लिए हैं। तो ये एज है, यहाँ पे उम्र है 1 से 4 साल, 10 से 14 साल, 20 से 24, 30 से 34। तो आप अगर देखो तो ये जो पीक ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वो एज ग्रुप है 60 साल से लेके ऑलमोस्ट 90 एज तक, 84 एज तक। तो इस एज के अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो फीमेल्स एंड मेल्स दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर हम डेथ रेट देखें तो डेथ रेट फीमेल्स की ज्यादा देखने मिलती है हमें कंपेयर टू दी मेल। आइए अभी देखते हैं कि हिबारिस मोर पावर किस तरीके से काम करता है कैंसर के ऊपर। तो सबसे प्रिडोमिनेंटली जो अपने प्रोडक्ट का important ingredient है, that is Korean red ginseng, is having a very good potential as anti cancer molecule। उसके बाद जो अदरक आप घर पे खाते हो, उस अदरक के अंदर भी एंटी कैंसर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। दालचीनी, सिनेमॉन के अंदर भी है। बीजबंद एक ऐसा कंटेंट, जितने भी क्या बोलेंगे हम, दाल होती है ना, उन सभी दालों को अगर एक साथ मिक्स करके अगर हम चेक करना चाहें उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, तो उससे कई गुना ज्यादा बीजबंद के अंदर आपको न्यूट्रिशनल क्वालिटी देखने मिलेगी, जो वन ऑफ द एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के तहत काम करता है। नारियल पानी का जो नारियल का जो पानी होता है वो भी रिसेंट स्टडीज में ऐसा माना गया है, ऐसा पता चला है कि उसके अंदर भी एंटी कैंसर कंटेंट पाया गया है। त्रिभंग भस्म है, बहमसूख है, सफेद कुचली है, ये सब कंटेंट आपके बॉडी के अंदर एंटी कैंसर, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है, मैंने यहाँ पे दिखा नहीं पाया। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसे कंटेंट है जिनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई गई है। जैसा कैंसर होने के लिए जितने वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकती हैं, उसी तरीके से एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वो वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स के तहत काम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, ये डायग्राम तो हम हमेशा ही देखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर करेंगे। तो ये एक सैपोनिन नाम का कंटेंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पाया जाता है हमारी जिनसेंग के अंदर, जो ट्यूमर सेल के ऊपर काम करता है और ट्यूमर सेल को 1, 2, 3 और 4, इन 4 अलग अलग कंडीशन के अंदर तोड़ने का काम करता है। ये हमारी बॉडी की खुद की एक क्या बोलेंगे हम, एक शक्ति है जो डैमेज सेल्स को बॉडी के बाहर निकालने के लिए काम करती हैं, और इन सभी कंटेंट को अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से बढ़ाता है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे हम, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर काम करता है रेडिएशन प्रोटेक्टेंट, जो भी रेडिएशन आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जितना उसका डैमेज हो रहा है उससे भी प्रिवेंट करने का काम रेड जिनसेंग, कोरियन रेड जिनसेंग करता है, जो अपने प्रोडक्ट का प्रमुख इंग्रेडिएंट है। उसी के साथ साथ ये जो न्यूक्रोसिस फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं, अल्फा एंड गामा, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनके बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो इससे भी प्रोटेक्शन अपने बॉडी के अंदर उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बढ़ाता है रेड जिनसेंग। इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4, ये भी इंटरल्यूकिन को भी इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है ताकि वायरल बैक्टीरियल से हमारा बचाव हो सके। मैं हमेशा बताता था कि अगर प्रोडक्ट आप रेगुलर ले रहे हैं तो वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम है। उसी के साथ साथ कैंसर थेरेपी एंड एडजुवेंट, जैसे मैंने बता रहा था आपको, नेचुरल किलर सेल्स हो, मैक्रोफाजेस हो या फिर एपोप्टोसिस हो, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे बॉडी के अंदर, जो डैमेज सेल को हमेशा ही निकालने के लिए असरदार होता है, चाहे किसी भी तरीके का डैमेज हो जाए, चाहे कैंसरस हो या फिर और किसी वजह से हो। अगर कैंसरस हो तो एक कैस्केड चलता है, कैस्पेज नाम का एक कैस्केड होता है। कैस्केड मतलब
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरा तीसरे के ऊपर, पहला हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा तीसरे के अंदर, फिर तीसरा चौथा मिलके पांचवे के अंदर जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं कैस्केड। तो कैंसर के लिए अगर हो जाए तो एपोप्टोसिस का कैस्केड होगा, जो आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे। एलर्जिकल सिम्टम्स के अंदर भी काम करता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर भी काम करता है, ये तो हम देखते ही आए हैं। वैक्सीन एडजुवेंट के तौर पर भी काम करता है। तो आइए अभी देखते हैं हम एपोप्टोसिस मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, जो जीन्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, जो कैंसर के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे BCL2 एक जीन है जो कैंसर के लिए काम करता है। उसी के साथ साथ FAS, FASL और कैस्पेज 1378, ये जो कैस्पेज है ये भी काम करती हैं कैंसर के अंदर। ये P53 जीन जो मैं बता रहा था आपको, दैट इज अगेन फॉर द कैंसरस मॉलिक्यूल। यहाँ पे बैक्स है, BAK एंड BAX, ये दो जीन भी काम करते हैं, बैक एंड बैक्स वहाँ पे। उसके बाद जो मैं बता रहा था कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस भी हैं, होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो काम करती हैं। तो यहाँ पे साइक्लिन D1EC ये काम करती हैं काइनेजेस, जो कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप यहाँ पे अगर देखो, एपोप्टोसिस इंडक्शन, एपोप्टोसिस को ट्रिगर करने के लिए, ऑन करने के लिए ये मैकेनिज्म काम करती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैप काइनेजेस, ये भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैस्पेज को ओपन अप करने के लिए काम करता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से एपोप्टोसिस होता है। तो एपोप्टोसिस स्ट्रेस, इसका मतलब हमारे जहाँ पर एपोप्टोसिस होना चाहिए, जहाँ पे डैमेज होना चाहिए, जहाँ पे ये प्रोसेस होनी चाहिए, वहाँ पे एक सिग्नल भेजा जाता है। उस सिग्नल का नाम है यूबिक्यूटिनाइजेशन, जिसे हम कहेंगे यू और एक बी। इसे सर्कुलर फॉर्म में लिखा जाता है, एक यहाँ पे इसे डैश करके फिर यहाँ पे, तो ये भी एक यूबिक्यूटिनाइजेशन है। ऐसे लगभग 8 से 10 यूबी एक चेन होती है, और वो चेन किसी भी सेल के ऊपर अगर जाके चिपक जाए तो इसका मतलब होता है जो हमारी बॉडी की फाइटिंग सेल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें एपोप्टोसिस, तो ये सिग्नल होता है ईट मी सिग्नल, ईट मी, मुझे खा जाइए, मुझे मार दीजिए, ये सिग्नल होता है जिसे हम कहते हैं यूबिक्यूटिनाइजेशन। तो सिग्नलिंग कैस्केड जब भी ट्रिगर्ड आउट होता है तो यूबिक्यूटिन सिग्नल जाके मैच होता है, और जैसे यूबिक्यूटिनाइजेशन होता है वहां पे एपोप्टोसिस ट्रेस शुरू हो जाएगा। एपोप्टोसिस ट्रेस के अंदर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल डाउन रेगुलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना। डीएनए इस तरीके से होती है, दो स्ट्रैंड होती हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा बबल फॉर्म होता है। बबल फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रैंड तैयार होगा और नीचे एक स्ट्रैंड तैयार होगा। तो इसका मतलब आने वाले ड्यूरेशन के अंदर ये से कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर दो, यहाँ पे एक हो जाएगा। इसका मतलब एक डीएनए था, उसके दो डीएनए में कन्वर्जन हो गया, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो उस ट्रांसक्रिप्शन को डाउन रेगुलेशन करता है, मतलब उसे बंद करता है। इसका मतलब अभी क्या होगा कि जो सेल का डबल होना चाहिए था वो डबल अभी नहीं होगा, उसे वहां पे उसने बंद कर दिया है। किसने? एपोप्टोसिस ट्रेस होने के बाद। या फिर जेनेटिक लॉस ऑफ बैक और बैक्स में, अभी जैसा बता रहा था आपको, BAK एंड BAX, ये दो जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये भी जीन यहाँ पे काम करती है। जैसे ही ये BCL2 भी एक काम करता है, एंटी एपोप्टिक मॉलिक्यूल। एंटी एपोप्टिक जैसे ही ये इनहिबिशन करने शुरू कर देगा, इसका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। साइटोक्रोम C का डिग्रेडेशन होता है, वो बाहर निकलता है साइटोक्रोम C, और एपोप्टोसोम फॉर्म होती है। एपोप्टोसोम मतलब ऐसे वेसिकल जो किसी भी सेल के अंदर जाएंगे तो उसे कट करके निकाल देंगे, जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसोम। और एपोप्टोसोम जब भी फॉर्म होते हैं तो ये कैस्पेज एक्टिवेशन का काम करती है। तो कैस्पेज एक्टिवेशन हो गया, इसका मतलब अभी कैस्केड शुरू हो जाएगा। इस किस तरीके से शुरू होगा अभी हम इस डायग्राम के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस एपोप्टिक शुरू करने के लिए, ऑन करने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए, सिनेरियो चाहिए, वो तो बन गया। उसे बनाने के लिए यूबिक्यूटिन सिग्नल आ गया। जैसे ही ये पूरा बनता है, एपोप्टोसोम्स बनती हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स बनती हैं, और उसका आगे क्या काम होगा यहाँ पे हम देखेंगे। दो अलग अलग तरीके से एपोप्टोसिस शुरू होती है। सबसे पहले इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस और एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही इसे, जो पावर हाउस सेल बताते हैं हम, जहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ पे काम करती हैं, जो हम अपने जनरल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले स्लाइड दिखाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्यों लगते हैं। तो उस रिएक्शन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, जहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यहाँ पे हमने बताया
तो वहां पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसे ही बनती है वैसे इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रिया का पाथवे शुरू होता है, उसे तो तोड़ना जरूरी है। तो एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। दूसरा मैकेनिज्म एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर मेडिएटेड। जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर यूबिक्विटिन सिग्नल आ जाता है, पता चलता है कि इसे मारना चाहिए, इसे खराब करना चाहिए, तब ये प्रोसेस एक्सट्रिंसिक प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ये दो मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक के बारे में। जैसे ही डीएनए डैमेज हो जाएगा, आरएनए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, तब ये बैक एंड बैक्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिल के ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से एपोप्टोसोम को रिलीज करती हैं। जैसे एपोप्टोसोम रिलीज हो जाएगा तो कैस्पेज का फॉर्मेशन शुरू होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे कैस्पेज 9 सेल के अंदर जाएगा, साइटोक्रोम C के अंदर जाएगा, ये मिल जाएगा, फिर कैस्पेज 3 को शुरू कर देगा, फिर कैस्पेज 6 एंड कैस्पेज 7। ये कैस्पेज जैसे ही एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल डेथ रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब सेल डेथ होने के लिए जो रिसेप्टर है वहां पे सिग्नल आ जाएगा, तो इसका मतलब सेल की डेथ होना आवश्यक है, उसे कट करना चाहिए, सेल हैज टू बी डेड। तो वहां पे जैसे रिसेप्टर आ जाएगा तो वहां पे ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर मैकेनिज्म में एक्सट्रिंसिक पाथ ऑन होता है, उसका नाम ही है TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जिसके अंदर बीटा भी होता है। वो प्रिडोमिनेंटली वर्क नहीं करता, अल्फा काम करता है। जैसे ये डेथ रिसेप्टर को ये न्यूक्लियोसिस फैक्टर आके ज्वाइन होता है, कैस्पेज शुरू हो जाएगा। 8 कैस्पेज 8 जो कैस्पेज 3 प्रो को काम करता है। जो ये प्रो, जितने भी ये प्रो हैं, ये प्रो का कन्वर्जन होता है कैस्पेज के अंदर। जो जो प्री थे, पहले थे, वो मैच्योर्ड में कंडीशन में जैसे ही आते हैं वैसे एपोप्टोसिस शुरू होता है। अभी क्या हो जाएगा, कैंसरस कंडीशन में इंट्रिंसिक मेडिकेशन भी शुरू हो गया, एक्सट्रिंसिक मेडिकेशन भी शुरू हो गया। इसका मतलब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म बहुत शानदार तरीके से काम करने लगता है। ये तो हो गया पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है जो सेल साइकिल होती है, उस सेल साइकिल को अरेस्ट करना। सेल साइकिल मतलब जो एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होने वाली है, उसका कन्वर्जन रोक देना, जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल का अरेस्ट होना। ये दोनों भी सिमिलर तरीके की रिएक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल पता चलेगा, यहाँ पे उतना आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही सेल साइकिल यहाँ से शुरू होती है, सबसे पहला फेज होता है G1 जो लगभग 8 से लेके 12 घंटे का होता है। उसके बाद यस फेज जहाँ पे सिंथेसिस होता है, सेल के अंदर का जो मटेरियल है उस मटेरियल का सिंथेसिस बढ़ना यहाँ पे शुरू होता है। उसके बाद G2 फेज होती है, यहाँ पे होता है माइटोसिस फेज, यम फेज जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आप देख पाओ यम फेज। तो ये जो यम फेज होता है जिसे हम कहते हैं माइटोसिस, जहाँ पे प्लेंटीफुल तरीके से इसका ये बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। और ये जो G0 फेज होती है जिसे हम कहते हैं अरेस्टिंग फेज, अगर कोई सेल G0 के अंदर चली जाए तो वो वहां से बाहर आके फिर से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाती, फिर से सिंथेसिस फेज में नहीं जाती, वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाए। तो सेल साइकिल के अंदर भी हम इसे अरेस्ट करते हुए, सेल साइकिल को ब्रेक करते हुए हम कैंसर सेल्स को आराम से रोक सकते हैं, जो अपने प्रोडक्ट के जरिए बहुत शानदार तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओ, यहाँ पे जो भी चेक पॉइंट्स हैं, इन सभी चेक पॉइंट के अंदर काम करता है। यहाँ पे G1S चेक पॉइंट, तो G1 से लेके यस के अंदर जाने के लिए जो चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट के अंदर भी P53 जीन काम करता है, P21 जीन काम करता है। अगर कैंसरस मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख जाए तो ये चेक पॉइंट से, ये गेट जैसा हम टोल प्लाजा बताते हैं, टोल से आगे जाने नहीं देगा। अगर जाने नहीं देगा तो ये यहीं पे पड़ जाएगा, आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ यस पेज के अंदर भी एक इंट्रा चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट होता है, जहाँ पे अगेन साइटोक्रोम और टोपा आइसोमरेज अल्फा एंड P53 जीन काम करती हैं, जहाँ से वो आगे रोक पाए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, ये समझने के लिए ऐसा समझिए आप कि हमारे घर के अंदर 4 दरवाजे हैं। बाहर जाने के लिए, जैसे हम बाहर जाते हैं हमारा एक क्लोन बनता है, हम 1 से 2 बन जाते हैं। तो इन 4 अलग अलग दरवाजों से घर के रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजे हैं। तो इस दरवाजे का हम बताते हैं चेक पॉइंट। अगर सब तरीका सही है, ओके है, तभी वो पार करने देगा, उसे क्रॉस करने देगा। अगर
कोई ना कोई चीज अगर वहां पे डैमेज आपको अगर दिख जाए तो वो उसे क्रॉस नहीं करने देता, और इसी के लिए हम कहते हैं चेक पॉइंट। तो ये सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी हमारे बॉडी की है, सेल्फ डैमेज से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, और अपना प्रोडक्ट इसे बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन जो कैंसर के लिए किस तरीके से अपना प्रोडक्ट काम करता है। आई होप ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको समझ में आ गया होगा। एपोप्टोसिस जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा सा वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच सर, सुहास सर, आपने मुझे मौका दिया। ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू विनय सर, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। और बहुत कुछ नया है। आज पहली बार कैंसर पे हम ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें मुझे नई पता चली आज इसके बारे में। और मैं सबसे आपका तो धन्यवाद देता ही हूँ। आपके साथ में यहाँ पे जितने भी श्रोतागण है, हमारे फैमिली जितनी भी है, वो अभी भी 95 96 से संख्या में कंसिस्टेंटली आपके इसको सुन रहे हैं। तो मतलब ये बात थैंक यू। तय है सर, विनय सर, कि लोग यहाँ पे आके सीखना चाहते हैं। और हमारा जो प्रयास है, मतलब जितनी इतनी संख्या में लोग जब यहाँ पे बैठे, तो हमारा प्रयास 100% सफल है, इस बात को हम समझ रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, यहाँ पे अभी विनय सर हमारे साथ में उपस्थित है। आपके जेन्युइन अगर कोई क्वेश्चन है, जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि अभी इसको कैसे लेना है, ऐसा नहीं कि सर्दी जुकाम है तो उसको उस पर चलेगा क्या। अगर कोई जेन्युइन हेल्थ इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिजनेस छोड़ के, तो आप यहाँ पे हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आई थिंक अरुण खंडेलवाल सर कुछ बताना चाहते हैं, उनका हैंड रेस था। यस सर, यू कैन म्यूट योरसेल्फ सर, अनम्यूट योरसेल्फ। विनय जी, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बिल्कुल थैंक यू सर। टेक्निकली, क्योंकि जब तक टेक्निकली अगर हम लोगों को अगर नहीं पता लगे तो हम मार्केट में मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जी। और अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया। बस एक सवाल मैं ये करूंगा कि कैंसर में भले किसी भी स्टेज में पेशेंट अगर है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, या सेकेंड स्टेज हो, या लास्ट स्टेज हो, जैसा बताया जाता है बोलचाल की भाषा में, तो उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ में हमें कितना डोज देना और कैसे देना है? यस, सबसे पहले कैंसर पेशेंट के लिए अगर हम बात करें तो उनको खाना खाने की एक समस्या होती है और नींद की समस्या है, दो समस्या उनको 100% होती है। तो जी। अपना प्रोडक्ट हम लगभग 3 से लेकर 4 ग्राम के बीच में उनको दे सकते हैं, 3 से 4 ग्राम सुबह, 3 से 4 ग्राम शाम में। ओके। इतना अगर पेशेंट थर्ड स्टेज या फिर लास्ट स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज में है और उनको शुगर या फिर डायबिटीज अगर डिटेक्ट है, तो हम उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते। तो ये जरूर ध्यान में रखिए। अगर डायबिटीज है तो 2 ग्राम के ऊपर हम उन्हें दे नहीं पाएंगे। अगर डायबिटीज नहीं है तो हम 4 से 5 ग्राम के लगभग उसे दे पाते हैं, और उसके रिजल्ट शानदार तरीके से आपको देखने मिलेंगे। दिन में 2 बार दे सकते हैं? दिन में 2 बार, सुबह और शाम। अच्छा, बिफोर मील देना है या आफ्टर मील देना है? सुबह उठते बराबर सबसे पहले ब्रश करने से पहले अगर लें तो अच्छा है, और रात का खाना खाने के बाद लेना चाहिए। बिकॉज जो भी सेवियर पेशेंट होते हैं किसी भी डिसीज या फिर किसी भी डिसऑर्डर से जो ग्रसित होते हैं, उनके लिए बॉडी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल 100% डिस्ट्रॉय होता है। तो इसी वजह से उनको खाना खाने के बाद ही अगर हम दें तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने मिलेंगे। राइट। और उसमें जैसे अपने डब्बे पे लिखा हुआ फॉलोड बाय मिल्क, तो कैंसर में तो मिल्क नहीं दे सकते उनको? दैट इज ओनली फॉर द सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट। ओके ओके। यस तो उसमें सेक्सुअल में जैसे ये सवाल थोड़ा सा अलग है, सेक्सुअल में जो लेना है तो हमें ठंडा दूध यूज करना है या गर्म दूध दे सकते हैं? गरम ले सकते हैं, ठंडा ले सकते हैं। अगर ठंडा है तो अच्छा रहेगा, दैट इज फॉर द थिकनेस ऑफ द सीमेन एंड स्पर्म एज वेल। अगर गरम भी ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज गुड। थैंक यू विनय जी, बहुत ही अच्छा जवाब रहा आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे मनीष कुलकर्णी जी को अनम्यूट करूंगा। मनीष कुलकर्णी जी, आप अनम्यूटेड है। नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग जो अभी ये जो दवाई अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसका जितना फास्ट इफेक्ट आता है, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है क्या? नो 10 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा कुछ? नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी
प्लांट ओरिजिनेटेड अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर सैचुरेशन मैकेनिज्म में काम नहीं करता। अगर सैचुरेशन नहीं हो रहा आपके बॉडी के अंदर कुछ साइड इफेक्ट हमें देखने नहीं मिलते हैं। एलोपैथिक मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो वो आपके बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 30 से लेकर 35% तक सैचुरेट कंडीशन में होता है, पड़ा हुआ रहता है, और किसी भी तरीके से उसे निकालना इम्पॉसिबल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म। और अगर हम अपने प्रोडक्ट की अगर खास तौर से बात करें तो सिंस फ्रॉम फर्स्ट डे डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होता है। जो भी चीजें आपके बॉडी के अंदर सैचुरेट कंडीशन में है उसे आसानी से निकालने के लिए भी साबित होता है, और सैचुरेशन नहीं है तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलते। अगर सैचुरेशन किसी वजह से हो भी रहा है बॉडी के अंदर तब भी अपने प्रोडक्ट के किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं होते। एक कंसर्न का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर, थैंक यू सो मच। एक मैं बताना चाहता हूँ कि प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट भी अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसके अंदर हैवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अगर आप स्पिनच भी खा रहे हैं तो उसके अंदर हैवी मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन है। अपने प्रोडक्ट के अंदर 3 अलग अलग तरीके के हैवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है जो थ्रेशोल्ड लेवल से बहुत कम अमाउंट में है। अगर हम 100 साल दिन में 10 चम्मच अपना प्रोडक्ट खाएं तो भी वो उस लेवल को अटेंड नहीं कर पाएंगे जिस लेवल से हमें दिक्कत आ जाए। तो अपने प्रोडक्ट से किसी भी तरीके का लॉन्ग ड्यूरेशन हो या शॉर्ट ड्यूरेशन साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम आगे अभी जो करण दैफड़े सर को मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। करण सर, आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो, करण सर इज नॉट हियर। करण दैफड़े सर, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप। ओके, नो इशू। ठीक है, उनको कुछ तो भी दिक्कत आ रही है शायद। डीएस पाटिल सर, मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट किया है। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। विनय सर जी, अब हम ब्रेन ट्यूमर पे, जो अपना ब्रेन ट्यूमर होता है सर, ब्रेन ट्यूमर के ऊपर अपना कितना प्रतिशत काम करेगा? और जो ब्रेन ट्यूमर जिसको होता है उसका लंग्स में कैंसर होता ही होता है, ये एक सवाल है। और दूसरा मेरा ऐसा सवाल है, केमोथेरेपी अगर किसी का चालू है तो ये अपना प्रोडक्ट देना है या नहीं देना है? हेलो विनय सर, आप है क्या मीटिंग में? यस सर, आवाज आवाज आ रही है सर, सॉरी। हाँ, तो yes, अपना प्रोडक्ट हम कभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कीमोथेरेपी शुरू है और अपना प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो उसके जो इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट आपको बहुत कम अमाउंट में देखने मिलेंगे, सो दैट इज अ गुड थिंग। और जो आपका क्वेश्चन था कि ब्रेन ट्यूमर के अंदर परसेंटेज वाइज बताना बहुत मुश्किल होता है, जब हम रिपोर्ट्स चेक करते हैं उसके बाद हम बता पाएंगे कि किस तरीके से हम इसे देख पाते हैं। अब ब्रेन रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आर्टिफिशियली बनी है, एक्सीडेंटल इश्यू हो या फिर किसी भी तरीके का ऑपरेट अगर हुआ है, तब ये बताना मुश्किल होता है कि उसके अंदर कितने अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट काम करेगा या फिर कोई भी मेडिकेशन काम करेगा। तो हम बिल्कुल दे सकते हैं, बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए मददगार होता है। ब्लड का पीएच जैसे ही 7.35 टू 7.45 के अंदर प्रीडोमिनेंटली मेंटेन होगा, ब्रेन ट्यूमर के अंदर भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जिगर शाह सर, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। जिगर शाह। हाँ हाँ, अविनय सर। यस सर, नमस्ते। बस नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली मैं अपना प्रोडक्ट पिछले 15-20 दिन से यूज कर रहा हूँ और रिजल्ट मैंने जिनको जिनको दिया है उनकी तरफ से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं, बराबर। लेकिन मैंने जो मार्क किया है, मैं जो 15 दिन से यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं जब ये प्रोडक्ट लेता हूँ तो थोड़ा सिर भारी रहता है, आंखों पे थोड़ा भारीपन जैसा रहता है। तो ये क्या नेचुरल है कि कुछ उसके अंदर आपने ये कुछ एसिडिटी के सिम्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं। आई थिंक मैंने कल के सेशन में इसके बारे में हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया था। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर अगर एसिडिक कंडीशन बढ़ जाए ना, तो एसिडिटी के लगभग 500 से लेकर 700 अलग अलग इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर देखने मिलती हैं। दैट इज प्योरली सिम्टम ऑफ एसिडिटी। आप प्रोडक्ट रेगुलर यूज करते जाइए, होपफुली पॉसिबल अगर आप हुआ किसी ग्रुप में अगर आप हैं तो कल का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर एक स्लाइड के अंदर मैंने दिया है कि अजवाइन आधा चम्मच लीजिए, अजवाइन के ऊपर 2 पिंचेस बेकिंग सोडा, खाने का सोडा डालिए और पानी के साथ उसे निगल लीजिए। इट विल वर्क एज इनो, जो आपके बॉडी के अंदर के एसिडिटी को कम करने के लिए अच्छा काम करेगा।
अगर इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो एक एंटासिड की टैबलेट लीजिए, 15 से 20 दिन लेनी पड़ेगी आपको, उसके बाद धीरे धीरे एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। नो इश्यूज, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, मतलब मैं रेगुलर रखूं, कोई प्रॉब्लम? श्योर श्योर, थोड़ा सा अगर तकलीफ आपको ज्यादा है, आप बेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने प्रोडक्ट का कम कीजिए, दैट्स इट, बाकी कोई दिक्कत नहीं। थैंक थैंक यू यू जिगर शाह सर, और थैंक यू विनय सर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे हैंड रेज है, लेकिन हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक्चुअल में मैं ट्रैवलिंग में हूँ और 1 घंटे से ज्यादा ऑलरेडी समय हो चुका है, तो लोग इरिटेट हो जाते हम हैं। एक काम कर सकते हैं सर, आप एक काम कर सकते हैं हम, अभी जिन भी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो टेक्स्ट करके आपके सीनियर को भेज दीजिए, या अगर मेरा नंबर आपके पास है तो आप भेज दीजिए। मैं 100% प्रयास करूंगा जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उसका आंसर और रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हाँ सो विनय मच सर, सर। ये भी हो सकता है सर। और दूसरी बात ऐसी है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। कल जो हमारा सेशन होने वाला है वो बिजनेस से रिलेटेड सेशन होने वाला है। तो वहां पे प्रमोद सर जो है, प्रमोद सर कल का सेशन कंडक्ट करेंगे। टाइम के बारे में मैं प्रमोद सर से डिस्कस करके आप सब लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। बस आपको इतना ही करना है कि अगर कल हमें थोड़ा सा एक 10-15 मिनट का समय मिलता है, विनय सर अगर अवेलेबल है, तो हम कल भी आपका एक क्वेश्चन आंसर का एक 10-15 मिनट का सेशन हम अलग से नहीं नहीं, रख सकते हैं इसके अंदर। डेफिनेटली सबसे पहले हम 15 मिनट का अपना सेशन लेंगे, उसके बाद बिजनेस मॉडल हम शुरू करते हैं। यस सर, यस सर। तो ओके दोस्तों एक गोरख सबसे बड़ी सर। अनाउंसमेंट अभी मैंने की है। हमारे जो कंपनी के फाउंडर है और हमारे जो करता धरता है, जो हमारे पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर खड़े हैं दोस्तों, ऐसे प्रमोद हिबारे सर का कल एक सेशन हम यहाँ पे रख रहे हैं। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी इस प्रोग्राम की, और इसीलिए हमने संडे को चूज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों कल का सेशन किसी को भी मिस नहीं करना है। बस आप जाने के पहले 2-5 मिनट के अंदर हम सेशन को खत्म कर रहे हैं। आप जाने के पहले जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया दोस्तों, सब अपने हैंड नीचे करवाइए, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है जो हैंड हैंड रेस करके ही पूछा जा सकता है। तो सब अपने हैंड प्लीज प्लीज डाउन कीजिए। गोरख साहब है यस सर, सर, हो गया थैंक सर, यू, थैंक हो यू। हाँ गया हो थैंक गया। यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आप सबको पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बीच में नहीं पूछ सकते, ये लास्ट में ही पूछ सकते हैं। मोहन चौधरी सर, अभी समय जा चुका है, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा समझिए सर। तो अपना हैंड अभी डाउन कीजिए, और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, जिसका जवाब आपको हैंड रेस करके देना है। मोहन चौधरी सर, आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, आप बार बार हैंड रेस मत कीजिए, ठीक है? तो दोस्तों मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आज नए लोग कितने थे? आप कृपया करके हैंड रेस कीजिए। जो पहली बार या दूसरी बार इस सेशन में बैठे हैं, जो हिवारेज मोर पावर के बारे में सुन चुके हैं और अभी बहुत बड़ी लेवल पे उसका यूज नहीं किया है, या बहुत ज्यादा इस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं, केवल नए लोग अपना हैंड रेस कीजिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, किस तरह से हम यहाँ पे कुछ अपडेट्स और अपडेटेड सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा नए लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाए। तो अभी तक 12 हो चुके हैं। तो दोस्तों सभी लोग, जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार या दूसरी बार इस सेशन को अटेंड किया है, वो लोग अपना प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, जो नई टीम है उनका। और दोस्तों यहाँ पे मैं ये चाहूंगा कि आपके जैसे ये संख्या जो है, ये संख्या आधी हो, मतलब आधी संख्या ऐसी हो कि यहाँ पे नए लोग बैठे, तो हम हो सकता है कि आने वाले वीक में इसका कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे जूम मीटिंग का, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप बिठा पाएंगे। और वैसे भी हमारा जो जूम होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होते हैं, हम इसको यूट्यूब पे लाइव करते हैं। तो जरूरी नहीं कि आज कोई अटेंड नहीं कर पाया या किसी को एंट्री नहीं मिली तो निराश होने की कोई बात नहीं। उसके अंदर हमने यहाँ पे लिंक भी अभी दे रखी है चैट बॉक्स में। तो कल जाके भी अगर आपको सुनना है ये मीटिंग के बारे में, या बार बार सुनना है, या आपके टीम में से किसी को भेजना है, तो आप इसको भेज सकते हैं। 2 दिन के अंदर इसको प्रॉपरली यूट्यूब पे हम इसको अपडेट कर देंगे दोस्तों। लेकिन आज देखना है तो लाइव स्ट्रीम हो चल रहा है, और लाइव स्ट्रीम में आने वाले समय में आप इसका फायदा कभी भी उठा सकते हैं मित्रों। तो निराश होने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा 14 लोग हो चुके हैं अभी, जो नए लोग, जैसे कि मैंने कहा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे निमंत्रित कीजिए दोस्तों। हम जो कर रहे हैं एक केवल एक बिजनेस के तौर पे नहीं है, और दूसरी बात एक बहुत बड़े मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी जैसे कि कल आदरणीय प्रमोद सर का सेशन होगा, जिसमें आपको केवल बिजनेस की बातें सुननी है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ्यूचर इस प्रोडक्ट के माध्यम से, या इस समर्थ प्रो का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों कंपनी का, ये कंपनी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कितने ज्यादा से ज्यादा
आपके सपने पूरे कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें कल होंगी दोस्तों। समय के बारे में हम अनाउंस करेंगे कल। वैसे हो सकता है कि यही समय रहे 7:30 बजे का, लेकिन कुछ चेंज होता है तो सब लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन कल का सेशन आपको मिस करना नहीं है, क्योंकि कल का जो सेशन है दोस्तों, ये सेशन एक एब्सोल्युटली एक लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है आप सबका। तो हम हर संडे को एक बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग यहाँ पे लेते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बिजनेस का भी पता चले, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जितना पावरफुल हिवरेज मोर पावर प्रोडक्ट है, जितना पावरफुल हमारे कंपनी का डायरेक्टर बोर्ड का या मैनेजमेंट का जो प्रोफाइल है, उससे भी बेहतर, दोनों चीजों से बेहतर हमारा बिजनेस प्लान है, ताकि बस उसको आपको प्रॉपरली समझना है। सो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी 1.25 घंटे का सेशन हमारा हुआ है, और विनय सर ने आज बहुत जबरदस्त सेशन दिया। विनय सर, रियली थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल भी हो सके तो अगर 7:30 बजे का मीटिंग का समय अगर तय होता है दोस्तों, तो हम जूम 7:15 बजे तैयार करेंगे, शुरू करेंगे। डेफिनेटली यस। और 7:15 बजे जो है, 7:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे। तो जरूरी नहीं उसमें सभी के सभी लोग को आना, लेकिन आप सुनेंगे तो शायद आपका भी कंसेप्ट हो सकता है कि आपका भी कंसेप्ट इसमें से कंप्लीट हो जाए। रह गई बात शेख ताजुद्दीन सर। शेख सर, आप जो है नांदेड़ में शॉपिंग चाहिए आपको, तो ठीक है, आपके जो भी कनेक्टेड जो लोग हैं आपसे, जो भी सीनियर्स है, आप उनसे एक बार डिस्कस कीजिए, वो आपका यहाँ पे लाइन अप करके देंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हमारी हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। आज का जो सेशन था एक यादगार सेशन बन के रहेगा मित्रों, और हम यही चाहेंगे कि ऐसी एक एक हिस्ट्री हम क्रिएट करते करते आगे जाएंगे। तो आज शुभ रात्रि, आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद, और जय हिंद। थैंक यू।